हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं मिहिर कुमार एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस बेहतरीन सा चैनल मिहिर केयर्स पे। तो आइए चलते हैं, आज जो हम बात करने वाले हैं डेंगू पे। आमतौर पर बारिश के सीजन में जैसे ही बरसात आता है तो शहर में खास करके ज्यादा से ज्यादा लोग इससे सफर करते हैं, डेंगू से। तो आज हम लोग बात करेंगे डेंगू पे। शुरुआती दौर में हम बात करेंगे डेंगू क्या है, ये किससे होता है, वायरस से। तो वायरस कैसे फैलता है इन्फेक्टेड पर्सन से किसी हेल्दी पर्सन में। इसके बाद हम बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट क्या है, क्या हमें करना चाहिए, हमें डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त सिम्टम्स पे बात करेंगे हम लोग, और कोई घरेलू इलाज संभव है डेंगू का तो उस पे हम लोग बात करेंगे। और फाइनली हम लोग बात करेंगे इसे रोकने का क्या तरीका है, और फिर दवा तवा पे बात करके हम ये लेक्चर खत्म करेंगे। तो आइए चलते हैं डेंगू पे। देखिए, डेंगू एक वायरस से होने वाली प्रॉब्लम है जिस वायरस को कहते हैं आर्बो वायरस। आर्बो, ARBO, आर्बो वायरस। आर्बो मतलब AR से ऑर्थोपोड, और BO मतलब बॉर्न, मतलब ऑर्थोपोड में जन्म लेने वाली वायरस जो होती है, मतलब कीड़े मकोड़ा में जन्म लेने वाली वायरस, इसे आर्बो वायरस कहते हैं। तो डेंगू एक आर्बो वायरस है, मतलब आर्बो वायरस से होता है। इस वायरस को डेंगू वायरस भी कॉमनली कहते हैं, और या फिर फ्लैवी रैबो वायरस कहते हैं, क्योंकि ये एड्स की तरह ही एक धागे वाला RNA का वायरस है, इसीलिए इसे फ्लैवी रैबो वायरस भी कहते हैं। तो ये सारे हो गए इसके कॉजेटिव एजेंट, मतलब वो कौन कारण है जिससे डेंगू होता है। अब हम लोग बात करते हैं डेंगू के सिम्टम्स क्या है। उससे पहले हम लोग बात करते हैं कि डेंगू फैलता कैसे है। देखिए, किसी इन्फेक्टेड पर्सन को बस टच करने से डेंगू फैलेगा नहीं, उसके साथ रहने से, कांटेक्ट में रहने से, खाना एक साथ खाने से तो भी डेंगू नहीं फैलेगा। मतलब डेंगू को फैलने के लिए इन्फेक्टेड इंसान से हेल्दी इंसान में ये वायरस आएगा, तो इसके लिए एक मैकेनिकल कैरियर की जरूरत होती है। कैरियर यानी एक सामान एक जगह से ले उठा के दूसरे जगह पहुंचाने वाला, इसे कैरियर कहते हैं। तो यहाँ पे मैकेनिकल कैरियर का काम कौन करेगा, तो फीमेल एडिज नाम की एक मस्कीटो होती है, मच्छर होती है, जो ये काम करती है। जो कोई इन्फेक्टेड इंसान को काटती है और बाइट करती है मच्छर, और 6 से 7 दिन के अंदर में अगर वो किसी हेल्दी इंसान को काटी तो ये वायरस उस इन्फेक्टेड इंसान से ब्लड के जरिए उस मच्छर में जाएगा, और मच्छर में ये वायरस अपना नंबर बढ़ाएगा। मतलब 1 से 2 वायरस बनेगा, 3 4 5 6 ऐसे नंबर बढ़ाएगा। और ये वायरस उसके उस फीमेल एडिज मॉस्किटो के सेलेब्री ग्लैंड में, मतलब जहां से लार निकलता है। हमारे बॉडी में तीन सेलेब्री ग्लैंड्स होते हैं। सेलिवा जहां से निकलता है, लार निकलता है, तो एक तो इधर, एक जोड़ा इधर होता है, फिर जी के अंदर में होता है। तो ये हमारे बॉडी में, उसी तरह उसमें भी सेलेब्री ग्लैंड होता है, और उसके सेलेब्री ग्लैंड में ये वायरस पहले तो अपना नंबर बढ़ाता है, और नंबर बढ़ाने के बाद ये वायरस उसके सेलेब्री ग्लैंड में जाके स्टोर हो जाता है। और अब वो मच्छर किसी हेल्दी इंसान को काटेगी तो हेल्दी इंसान इससे सफर करेंगे डेंगू से। और इसकी खास बात है, इस मच्छर की एक और खास बात है कि ये मच्छर दिन के समय में काटता है, ज्यादातर दिन के समय में। और ये मच्छर की एक और खास बात है कि ये साफ पानी में ही अंडा देता है। जैसे ये मच्छर ब्रीड जो करती है तो वो फ्रेश वाटर होना चाहिए, फ्रेश वाटर में ब्रीड करती है। जैसे फ्रिज होता है, फ्रिज, और उसमें फ्रिज के ऊपर या आसपास कोई बर्तन होता है जिसमें कोई पानी रखा रहता है बहुत दिनों तक, या फिर ऐसे कूलर जो पानी पे चलता है, वाटर कूलर होते हैं घर में होते हैं, तो उसमें जो पानी होता है अगर वो पानी रेगुलर चेंज नहीं होता है तो उस पानी में ज्यादातर ये मच्छर ब्रीड करते हैं। इसके अतिरिक्त अगर आप गमला में कोई पौधा लगा के रख देते हैं और बरसात का मौसम आता है, या फिर आप नल से या मोटर से पानी देते हो उस पौधा में, और पानी अगर 2 से 3 दिन तक लगा रह जाता है तो उसमें भी ये अपना अंडा दे सकती है। इसके अतिरिक्त कोई भी वाटर टैंक होता है या खुला मैदान होता है जहाँ पे स्विमिंग पूल हो सकता है, जिसमें ज्यादातर लोग नहीं जाते हैं, कम लोग जाते हैं, तो वहां पे भी ये जाके अपना एग डिपोजिट कर सकती है। और मतलब इसका ब्रीडिंग प्लेस होता है ये सब फ्रेश वाटर। और ये मच्छर वहां से नया मच्छर बनेगा, अंडा से नया मच्छर बनेगा, और वो मच्छर काटेगा और हेल्दी इंसान इन्फेक्टेड हो सकता है इससे। मतलब ये नॉर्मली ये जो होता है, ये आर्बो वायरस उस मच्छर में नहीं होता। वो मच्छर जब तक किसी इन्फेक्टेड पर्सन को नहीं काटे तब तक ये वायरस उस मच्छर में नहीं होता। मतलब एक बार एडिस मॉस्किटो अगर किसी इन्फेक्टेड इंसान को काट लिया तो अब वो जितनी बार जितने लोगों को काटेगा उतने हेल्दी इंसान को फैला सकता है। तो ये हो गए डेंगू के फैलाने के तरीके, कैसे कैसे डेंगू फैलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं डेंगू के सिम्टम्स क्या होते हैं। देखिए, इसके सिम्टम्स 3 स्टेज में आता है। पहला स्टेज होता है फिब्राइल स्टेज। फिब्राइल स्टेज में नॉर्मल सिम्टम्स आते हैं। फिर आता है क्रिटिकल स्टेज। क्रिटिकल स्टेज में प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम बहुत बढ़ जाता है, कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाते हैं, समस्या बढ़ जाती है, परेशानी। और इसके बाद आता है रिकवरी स्टेज। मतलब अगर आप फिब्राइल स्टेज को झेल चुके हैं, अगर आप क्रिटिकल स्टेज को झेल चुके हैं, तो अब आता है रिकवरी स्टेज। मतलब अब आप नॉर्मली ठीक होने लगेंगे। मतलब अब तक अगर इलाज नहीं भी किया तो भी आप ठीक होने लगेंगे। तो ये तीनों स्टेज पे, और इन तीनों स्टेज में क्या क्या सिम्टम्स आते हैं उस पर अब हम डिटेल में बात करते हैं।
देखिए सबसे पहला स्टेज आता है फीब्राइल स्टेज। फीब्राइल स्टेज में क्या-क्या सिम्पटम्स आते हैं? बेसिकली फीब्राइल स्टेज में अचानक हाई फीवर आएगा। फीवर कहाँ तक जाएगा? 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक फीवर जाएगा। ये इसका एक मेजर सिम्पटम्स होता है। फीवर आने के बाद और क्या परेशानी आएगी? सिर में दुखेगा, मतलब जोरदार सिर दुखेगा। सिर दर्द करने के साथ-साथ आपको ऐसा प्रतीत होगा कि आपकी आँखों के पीछे ज़्यादा दुख रहा है। मतलब आँख के पीछे में, आँख की जो सॉकेट है उसके पीछे में लगेगा, बहुत तेज़ दुख रहा है। इसके अतिरिक्त आपके पूरे बॉडी में जॉइंट्स में पेन होंगे, सारे जोड़ में दुखेगा। इसके अतिरिक्त हड्डी में दुखेगा, मांस में, मसल में, पूरे बॉडी में दर्द करेगा। इसके अतिरिक्त आपको ऐसा लगेगा कि आपके कमर पे बिजली सा गिर गया है, इतना ज्यादा दुखेगा, कमर इतना ज्यादा दुखेगा। कमजोरी होगी और वॉमिटिंग आने से पहले जो एक डिस्कम्फर्ट वाली फीलिंग आती है उसे नौसिया कहते हैं। तो नौसिया भी बहुत कॉमन है, इसमें नौसिया होती है और नौसिया के बाद वॉमिटिंग होती है। इसके अतिरिक्त इसमें रैशेज भी आते हैं। और जैसे पिछले वीडियो में जब मैंने टाइफाइड पे बताया था, तब मैंने बताया था कि कुछ टाइफाइड के जो सिम्टम्स थे, जैसे सस्टेन हाई फीवर, अचानक तेज बुखार आना, उसमें भी 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक फीवर जाता था। उसमें भी सिर दर्द करता था टाइफाइड में, जैसे अभी डेंगू में जो सिर दुख रहा है, उसमें भी बॉडी में पेन होती थी, यहाँ पे भी बॉडी में पेन होता है। टाइफाइड में भी पूरे बॉडी पे रैशेज आता था, एब्डोमेन मतलब हमारे चेस्ट पे, और एब्डोमेन मतलब छाती वाले एरिया और पेट वाले एरिया पे रैशेज आते थे, लाल कलर का मुहासा सा बनने लगता था हमारे पूरे बॉडी पे। और वहाँ टाइफाइड में भी आता था, डेंगू में भी आता है। मतलब फीब्राइल स्टेज में ये सारे सिम्टम्स आते हैं, मतलब दोनों में कॉमन है। इसके अतिरिक्त आंख के पीछे दुखना, तेज बुखार के साथ साथ ऐसा लगेगा कि आंख के पीछे तेज दर्द कर रहा है, बहुत असहनीय दर्द होता है, बहुत तेज दुखता है। तो ये एक खास सिम्टम्स है जो डेंगू के होते हैं। तो ये फीब्राइल स्टेज के सिम्टम्स है। अब हम बात करते हैं कुछ कॉम्प्लिकेशंस जब बढ़ जाते हैं, मतलब 6 से 4 से 5 दिन तक फीवर रहता है और नॉर्मल ये सारे सिम्टम्स आएंगे। पेट में हल्का-हल्का दर्द भी करेगा। ये सारे सिम्टम्स नॉर्मल सिम्टम्स हुए जो 4 से 4 दिन तक, मतलब फीवर आई जिस दिन से, उस दिन से लेके 4 से 5 दिन तक ये सारे सिम्टम्स रहेंगे। इसके अतिरिक्त जब कॉम्प्लिकेशन स्टेज में पहुंचते हैं, जिसे हम लोग क्रिटिकल स्टेज बताए थे, क्योंकि जब अभी मैंने जब बता रहा था तब मैं बताया था आपको कि ये 3 स्टेज में फीवर आती है। पहला फीब्राइल स्टेज, जो नॉर्मल फीवर जो अभी मैंने सिम्टम्स बताए। अब आते हैं क्रिटिकल स्टेज पे, मतलब 4 से 5 दिन तक फीब्राइल स्टेज का जो प्रॉब्लम आएगा वो तो रहेगा ही। अब क्रिटिकल स्टेज आ जाएगा, कुछ नए सिम्टम्स ऐड होंगे, मतलब कुछ नई परेशानियां और बढ़ेंगी। क्या क्या परेशानियां हैं? तो और खास तौर पे ये जो स्टेज है, ये जो अभी मैंने अभी आपको बता रहा हूँ, ये क्रिटिकल स्टेज, इसी क्रिटिकल स्टेज को बोलते हैं डेंगू शॉक सिंड्रोम। डेंगू शॉक सिंड्रोम यानी DSS। डेंगू शॉक सिंड्रोम क्या होता है? मतलब डेंगू से होने वाली जो असल परेशानी है वो अब शुरू होने वाली है। तो ये क्या क्या परेशानियां हैं? सबसे पहली परेशानी, आपके बॉडी में इंटरनल एक्सटर्नल दोनों ब्लीडिंग होगी। इंटरनल एक्सटर्नल ब्लीडिंग का क्या मतलब? इसका मतलब जैसे हमारे बॉडी के अंदर में भी खून बहने लगेगा। नॉर्मली खून तो बहता नहीं, हमारे बॉडी के ब्लड वेसल्स में खून बहता है, खून के नली में खून बहता है, लेकिन उस वक्त हमारे बॉडी के, हमारे फेफड़ा में, लीवर में खून भर जाएगा। हमारे फेफड़ा में खून भर जाएगा, जो सांस के जरिए ब्लड बाहर आएगा। जोर से आप सांस छोड़ो तो ब्लड बाहर आएगा। इसके अतिरिक्त आप जोर से खांसी करो तो ब्लड बाहर आ सकता है। आप स्किन को जोर से रब करो, इस तरह आप स्किन को जोर से मलिए तो वहां से ब्लड आ सकता है, स्किन से ब्लड आ सकता है। मतलब स्किन से जो ब्लड आता है इसको एक्सटर्नल ब्लीडिंग कहते हैं। इसके अतिरिक्त जो फेफड़ा होकर ब्लड आता है, सांस होकर जोर से छींके और ब्लड निकला, तो ये हो गया इंटरनल ब्लीडिंग। और हमारे स्टूल यानी फीकल मैटर यानी हमारे लेट्रिन होके भी ब्लड निकल सकते हैं। तो ये सारे इंटरनल ब्लीडिंग्स हो गए। मतलब ये कॉम्प्लिकेशंस के केस में ये सारे होते हैं। मतलब अब तक अगर आपने इलाज नहीं कराया तो ये परेशानियां होंगी। तो ये ब्लीडिंग हो गया। इसके अतिरिक्त हमारे बॉडी में बहुत तेज दर्द तो पहले भी कर रहा था, अभी भी करेगा। आंख के पीछे एकदम बेचैन करने वाली दर्द करता ही रहेगा। सिर दुखेगा, फीवर अभी भी ज्यादातर 103 104 तक रहेगा। और इसके अतिरिक्त हमें ऐसा लगेगा कि हम आरामहीन महसूस करेंगे, बेड पे, बिस्तर पे करवट इधर से उधर बदलते रहेंगे पर आराम नहीं मिलेगा। इसे कहते हैं रेस्टलेसनेस, मतलब आराम बिल्कुल नहीं मिलना। तो ये होती है। और इसके अतिरिक्त वॉमिटिंग होगी और नौसिया तो होगा ही। नौसिया यानी डिस्कम्फर्ट वाली फीलिंग जो वॉमिटिंग से पहले आती है, जी ओकाना जिसे कहते हैं। तो ये फीलिंग आएगी। इसके अतिरिक्त वॉमिटिंग भी होगा। तो और सीवियर वॉमिटिंग हो सकता है। सीवियर वॉमिटिंग मतलब कुछ भी खाओ वॉमिटिंग, कुछ भी खाओ वॉमिटिंग। तो ये हो गए क्रिटिकल स्टेज, जिसे कहते हैं डेंगू शॉक सिंड्रोम, DSS। अब अगर आप यहाँ तक बचे रह गए, मतलब अभी तक आप हिम्मत नहीं हारे, आप जिंदा हैं, बचे हैं, तो आगे रिकवरी स्टेज आता है। मतलब धीरे धीरे आप खुद ही ठीक होने लगेंगे। और इससे पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ कि ये ब्लड हमारे बॉडी से क्यों बाहर निकल रहा था। ये तो क्वेश्चन मन में होगा कि ब्लड तो वैसे भी हमारे बॉडी में है, स्किन से तो बाहर अभी नहीं निकल रहा, तो उस कंडीशन में क्यों निकलता है? क्योंकि हमारे बॉडी में एक प्लेटिलेट्स होते हैं, मतलब एक तरह के सेल्स होते हैं,
दरअसल वो पूरा सेल नहीं है, एक सेल का टुकड़ा है, मेगा कैरियोटिक सेल का टुकड़ा है जिसे प्लेटिलेट्स कहते हैं। और जनरली हमारे बॉडी में 1.5 लाख से 3 लाख प्लेटिलेट्स होते हैं हर क्यूब। 1 क्यूब ब्लड अगर लेंगे, इतना बड़ा क्यूब ब्लड लेंगे हम लोग सिरिंज में, तो उसमें 1.5 लाख से 3 लाख या 3.5 लाख नॉर्मल केस में प्लेटिलेट्स होते हैं। लेकिन डेंगू के केस में क्या होता है कि जब ये वायरस हमारे बॉडी में आता है तो हमारा इम्यून सिस्टम जो है कुछ नए केमिकल्स बनाते हैं इस वायरस को मारने के लिए। जैसे आज तक जो भी हमने कोई भी सिम्टम्स के, कोई भी प्रॉब्लम के बारे में बात किया, तो हमने इम्यून सिस्टम का जरूर चर्चा किया था कि इम्यून सिस्टम क्या करता है। अभी हम बताते हैं आपको इम्यून सिस्टम इस कंडीशन में क्या करता है। इम्यून सिस्टम इस वायरस को मारने के लिए एक केमिकल बनाता है जिसे एंटीबॉडी कहते हैं। और एंटीबॉडी की खास बात, इस एंटीबॉडी की खास बात है कि ये डेंगू को तो मार ही नहीं पाता। डेंगू करने वाला जो वायरस था आर्गो वायरस, उसे तो मार ही नहीं पाता। ये एंटीबॉडी हमारे बॉडी के प्लेटलेट्स को ही खत्म करने लगता है। हाँ, ये प्लेटलेट्स को ही खत्म करने लगता है, जिस वजह से प्लेटलेट्स कम होगा। और ब्लड में अगर प्लेटलेट्स कम होगा तो उस वजह से हमारा ब्लड पतला हो जाएगा। मतलब ब्लड का जो डेंसिटी होता है, घनत्व होता है, ब्लड कितना गाढ़ा होगा उसको मेंटेन करता है ये प्लेटलेट्स। लेकिन अगर प्लेटलेट्स का नंबर घट जाए, डेंगू के केस में जैसे अभी घट रहा था, घट जाए तो ये परेशानी आएगी कि हमारा ब्लड इतना पतला हो जाएगा, इतना पतला हो जाएगा, एकदम जितना ब्लड गाढ़ा होता है ना उससे कहीं ज्यादा पतला हो जाएगा। जिस वजह से स्किन के जरिए ब्लड आ सकता है, हमारे फेफड़ा के जरिए बाहर ब्लड निकल सकता है, सांस के जरिए, तो ये ब्लीडिंग होने लगेगी। और चूंकि फेफड़ा में अब तो खून ज्यादा भरा हुआ है, फेफड़ा में हवा भरा होना चाहिए ना, ताकि हम ब्रीथिंग प्रॉपर्ली हो सके, रेस्पिरेशन प्रॉपर्ली हो सके। लेकिन अब तो फेफड़ा में खून भर गया तो सांस लेने में भी तकलीफ होगी, सांस लेने में ज्यादा से ज्यादा तकलीफ होगी, परेशानी होगी। तो ये सारे सिम्टम्स हो गए क्रिटिकल स्टेज के। अब क्रिटिकल स्टेज के बाद आता है रिकवरी स्टेज। मतलब अगर आप अब तक झेल लिए तो आप आसानी से आगे सर्वाइव कर सकते हो, आप जी सकते हो, कोई परेशानी नहीं होगी। परेशानी तो बहुत होगी लेकिन जान जाने तक का जोखिम नहीं आएगा अगर अब तक सरवाइव कर लिए तो। लेकिन सरवाइव करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि क्रिटिकल स्टेज आते आते इतना इंसान कमजोर हो जाता है, 7-8 दिन तक फीवर आना, खांसी, ब्लड बाहर निकल रहा है, डर से भी इंसान बहुत परेशान हो जाता है। और साथ ही कमजोरी की वजह से तो इतना परेशान हो जाता है, पूरा बॉडी लगता है दर्द कर रहा है, कुछ भी खाता है वॉमिटिंग हो जाती है। तो ये सारे कारण इतना परेशान हो जाता है इंसान की कुछ इंसान सरवाइव नहीं कर पाते। लेकिन अब भी अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो बच सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके टेस्ट क्या क्या है। मतलब वो कौन कौन से टेस्ट है जिसके जरिए हम इसे ट्रीट कर सकते हैं, पता कर सकते हैं हमें डेंगू है। तो सबसे पहला टेस्ट होता है एंटीजन टेस्ट। अब देखिए एंटीजन क्या होता है। जैसे जब मैं टाइफाइड बता रहा था, मैंने आपको बताया था पैथोजन क्या होते हैं। पैथोजन होते क्या है, जो भी बैक्टीरिया, वायरस, कीटाणु, जीवाणु कुछ भी है हमारे बॉडी में आता है और हमें बीमार करता है, उसे हम पैथोजन कहते हैं। लेकिन एंटीजन क्या होता है, एंटीजन उसे कहते हैं जो हमारे बॉडी को बीमार करता है। वो बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, कोई पैथोजन हो सकता है, या फिर कोई केमिकल्स हो सकता है। कोई केमिकल्स हो सकता है हमारे बॉडी में ही बना हो और उल्टे हमें ही बीमार कर रहा हो सकता है मेटाबॉलिक, जब बहुत सारे मेटाबॉलिज्म हमारे बॉडी में चलते रहते हैं तो कुछ नए केमिकल्स बनते रहते हैं, कुछ अलग केमिकल्स बनते रहते हैं। हो सकता है कुछ ऐसे भी केमिकल बने जो हमें ही बीमार करे, जैसे कार्डियोलिपिन होता है। ऐसे कई सारे केमिकल्स होते हैं जो उल्टे हमें ही बीमार कर सकते हैं। इस सबको एक साथ एंटीजन कहते हैं। मतलब एंटीजन में बैक्टीरिया, वायरस कुछ भी हो सकता है और साथ में वो केमिकल्स भी हो सकता है जो हमें बीमार करता है। तो ये टेस्ट होता है जिसमें ब्लड लिया जाता है बाहर और ब्लड में चेक किया जाता है कि वो डेंगू करने वाला जो आर्गो वायरस है उसमें है तो नहीं। अगर उसमें पता चल गया आर्गो वायरस है तो बता देगा डेंगू पॉजिटिव है, क्योंकि सिम्टम्स के आधार पे हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर इन्हीं सिम्टम्स के आधार पे आपको टेस्ट लिखते हैं कि आपको डेंगू टेस्ट करवाइए। तो जब आप पैथोलॉजी में जाते हैं तो वो ब्लड लेता है, ब्लड में एंटीजन चेक करता है कि डेंगू वायरस है कि नहीं। मान लीजिए डेंगू वायरस नहीं है, जैसे आप देखिए रेंडमली आप यहाँ से ब्लड आप खींचते हैं, अपने भेन से ब्लड निकालते हैं पैथोलॉजी में, उस कंडीशन में गारंटी तो नहीं है कि जो भी आपके बॉडी में ये वायरस था तो उसी ब्लड में निकलेगा। हो सकता है वो वायरस आपके उस जगह पे नहीं था जिस समय आप ब्लड खींच रहे थे, उस सिरिंज में वो वायरस नहीं गया या गया तो बहुत कम अमाउंट में गया, जिस वजह से वो पैथोलॉजी डिटेक्ट नहीं कर पाया। तो पैथोलॉजी वाले वक्त तो बताएंगे कि आपको डेंगू नहीं है, लेकिन परेशानी तो है। तो पैथोलॉजी में दूसरा भी टेस्ट होता है। अभी तक हमने एंटीजन टेस्ट देखा, अब हम देखते हैं एंटीबॉडी टेस्ट। मतलब डेंगू वायरस जो हमारे बॉडी में आया तो इसको मारने के लिए जो हमारा इम्यून सिस्टम केमिकल बना रहा था जिसे एंटीबॉडी कहते थे, तो वो एंटीबॉडी को ढूंढेगा कि उस ब्लड में अगर एंटीजन है तब तो डायरेक्ट हम बोल देंगे डेंगू पॉजिटिव। लेकिन अगर एंटीजन नहीं है, अगर डेंगू वायरस नहीं है, तब हम एंटीबॉडी देखेंगे। मतलब वो केमिकल देखेंगे जो हमारा इम्यून सिस्टम बनाया था उस एंटीजन को मारने के लिए। अगर वो केमिकल भी नहीं मिला तब हम ब्लड सेल्स काउंट करेंगे, जिसे कहते हैं ब्लड सेल काउंट या टोटल ब्लड काउंट इस टेस्ट को कहते हैं, जिसमें दिखाएगा कि आरबीसी आपके बॉडी में कितना है। 1 mm³ ब्लड में आरबीसी कितना होता है। जनरली हर mm³ ब्लड में नॉर्मली एक मेल में 5 से 5.5 तक
5 से 5.5 मिलियन आरबीसी होते हैं हर mm³ ऑफ ब्लड में। डब्ल्यूबीसी कितने होते हैं? व्हाइट ब्लड सेल्स डब्ल्यूबीसी 6000 से 8000 नॉर्मली होते हैं। उसी तरह प्लेटलेट्स 1.5 लाख से 3 लाख होते हैं। सोचिए, आरबीसी तो ज्यादा होता ही है, रेड ब्लड सेल, इसके अलावा डब्ल्यूबीसी कम होता है, मतलब 6000 से 8000 होता है पर mm³ ऑफ ब्लड। लेकिन प्लेटलेट्स कितने होते हैं? 1.5 लाख से 3.5 लाख तक होते हैं नॉर्मल ब्लड में। लेकिन अगर आपको डेंगू हो गया तो ब्लड में प्लेटलेट घटेगा। प्लेटलेट कितना आ जाएगा? 50,000, 60,000, 70,000 इस रेंज में पहुंच जाएगा। नॉर्मली 1.5 लाख से 3.5 लाख होता है, मतलब 1.5 लाख से ज्यादा ही होता है हेल्दी इंसान। जैसे अभी आप खुद का चेक करवाओ या मेरा चेक, किसी का भी चेक करवाओ तो 1.5 लाख से ज्यादा ही होगा। 3 लाख कभी आता है, कभी 2.5 लाख, इस तरह आएगा। लेकिन इस कंडीशन में 1 लाख से भी कम हो जाएगा डेंगू के केस में, मतलब 20,000 तक भी आ जाता है। क्रिटिकल स्टेज आते आते 20,000 पे प्लेटलेट आ जाता है, इतना ब्लड प्लेटलेट कम हो जाता है। तो अब हम लोग बात करते हैं कि इसका इलाज क्या है। ये तो टेस्ट हो गए तीनों तरह के, या तो एंटीजन को ढूंढेंगे, मतलब आर्बो वायरस को, या डेंगू करने वाले डेंगू वायरस को ढूंढेंगे। अगर वो नहीं मिला तो हम लोग देखेंगे कोई नया केमिकल्स है जो इम्यून सिस्टम बनाया हो इसको मारने के लिए। वो केमिकल्स भी नहीं मिला तब हम लोग ढूंढेंगे, तब हम लोग ब्लड काउंट देख लेते हैं कि इसमें प्लेटलेट्स कितना है। तो ये तीनों टेस्ट हैं। अब हम लोग बात करते हैं इसके इलाज कौन कौन से हैं। तो देखिए, इसका कोई इलाज नहीं है, ये एक लाइलाज बीमारी है। कोई इलाज मतलब कोई परफेक्ट इलाज नहीं है, ऐसी कोई दवाई नहीं है जो आप खाएंगे और आप नॉर्मल हो जाएंगे। तो इसे इलाज करते कैसे हैं? अगर डॉक्टर के पास जाए तो डॉक्टर इसका इलाज कैसे करते हैं, अभी मैं आपको बताता हूं। देखिए, डॉक्टर सबसे पहले देखते हैं कि अगर आपको फीवर है तो बुखार तोड़ने वाली दवाई, जैसे एंटीपायरेटिक, कोई भी एंटीपायरेटिक हो, जैसे पैरासीटामोल होते हैं, कोई भी एंटीपायरेटिक को आप ले सकते हैं। आप नहीं, मतलब डॉक्टर से पूछ के लेना चाहिए आपको। तो कोई भी एंटीपायरेटिक जैसे पैरासीटामोल ले सकते हैं बुखार तोड़ने के लिए। अगर लगातार वोमिटिंग हो रही है तो वोमिटिंग रोकने वाला दवाई लेंगे। मतलब कोई एक परफेक्ट ऐसा पिल्स नहीं है, कोई दवाई नहीं है, या कोई इंजेक्शन नहीं है जो हम लेंगे और सही हो जाएंगे। हमें स्टेप बाय देखना होगा। अगर फीवर ज्यादा है तो फिर बुखार तोड़ने वाली दवाई ले सकते हैं। अगर वोमिटिंग रेगुलर हो रही है तो वोमिटिंग रोकने वाली दवाई ले सकते हैं। इसके अलावा एक चीज जो कॉमन है, जो आपको करना चाहिए बिना डॉक्टर से पूछे भी, मतलब परेशानी कोई भी बुखार आएगा तो मछली, मीट, मुर्गा, दूध ये सब छोड़ दीजिए। दूध तो छोड़ ही दीजिए। हो सकता है दही आप खाए तो ठीक है, दही खा सकते हैं, लेकिन दूध आप छोड़ दीजिए। मुर्गा या फिर मछली या अंडा ये सब छोड़ दीजिए और मीट छोड़ दीजिए, क्योंकि ये हाई प्रोटीन डाइट है जो जनरली पचता नहीं है उस समय। जब फीवर आता है तब उल्टे ये आपको और परेशान कर सकता है, तो ये डाइट छोड़ दीजिए। इसके अतिरिक्त आप ज्यादा से ज्यादा पानी पीजिए, और वो चीज जो पानी में मिला के आप ले सकते हैं, जैसे जिसे कहते हैं फ्लूइड रिप्लेसमेंट थेरेपी। फ्लूइड रिप्लेसमेंट थेरेपी मतलब जितना शरीर का पानी है, क्योंकि डेंगू के कंडीशन में आपके बॉडी का इंटरनल एक्सटर्नल ब्लीडिंग होती है, बहुत ब्लड लॉस होता है, तो शरीर में खून की कमी हो जाएगी। इस हालत में आपको ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए, नहीं तो शरीर में पानी का भी कमी हो जाएगा और भयंकर परेशानी हो सकती है। तो रेगुलर कोई भी फीवर हो, आप कोशिश करो, खाना अगर नहीं भी मन है खाने का तो ग्लूकोज को पानी में मिला के ग्लूकोज पीजिए, अगर ग्लूकोज अवेलेबल है तो। और डेंगू के केस में तो आपको ओआरएस रेगुलर लेना चाहिए, रेगुलर ओआरएस लेना चाहिए। ओआरएस यानी ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट, रिहाइड्रेशन करने वाले जो साल्ट होते हैं, मार्केट में हर दुकान में मिलेगा आपको, और यहाँ आप पिक्चर देख सकते हैं। तो ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट लेना चाहिए। इसके अतिरिक्त अगर नारियल का पानी उपलब्ध है, ये मैं कुछ ऐसे उपचार बता रहा हूं अभी आपको जिससे आप घर बैठे डेंगू को ठीक कर सकते हैं। जैसे अगर नारियल का पानी उपलब्ध है, अगर मार्केट में है तो रेगुलर मिलता है नारियल का पानी, आप लेके उसको पी सकते हैं कुछ डाइट में, मतलब रोज एक नारियल कम से कम जब तक फीवर आती है तब तक पी सकते हैं। इसके अतिरिक्त और आप पपीता, पपीता जानते हैं ना, पपीता, पपीता का एक पत्ता, एक लीफ उसका लीजिए, उसको निचोड़ करके उसका रस निकाल के उसे आप पीजिए। हो सकता है एक लीफ निचोड़ने के बाद इतना सही रस निकले, इतना सही निकले, तो वो भी बहुत बहुत फायदेमंद है इस हालत में। तो पपीता का पत्ते का रस पी सकते हैं। इसके अतिरिक्त बकरी का दूध, जिसे गोट का मिल्क कहते हैं, बकरी का दूध, वो बहुत पौष्टिक होता है डेंगू के कंडीशन में, क्योंकि प्लेटलेट काउंट को जल्दी बढ़ाता है, तेजी से प्लेटलेट काउंट बढ़ाता है, जिस वजह से परेशानी कम आएगी। इसके अतिरिक्त अगर आपको परेशानी ज्यादा है, या वो कौन सी ऐसी कंडीशन है जब हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, तो देखिए, जब बहुत तेज फीवर है, जब बुखार उतर ही नहीं रहा या फीवर बढ़ते जा रहा है, दर्द से बहुत बेचैन कर दिया, बहुत परेशान कर दिया, इस हालत में आपको डॉक्टर के पास इंस्टेंटली जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त अगर वोमिटिंग हो रही है, उल्टी बार बार आ रही है, बार बार कुछ खाते हो कुछ पीते हो उल्टी हो रही है, इस कंडीशन में भी आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और अगर ब्लीडिंग कहीं से हो रही है, हो सकता है आपके फीकल मैटर यानी आपके लेट्रिन होकर ब्लड निकले या फिर आपके सांस होकर ब्लड निकले, दोनों कंडीशन में आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। मतलब ये कंडीशन मैं आपको बता रहा हूं जब आपको जल्दी से डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त अगर सांस लेने में तकलीफ हो, क्योंकि फेफड़ा में तो ब्लड भर गया, जहां हवा भरा होना चाहिए वहां तो ब्लड भर चुका है, तो इस कंडीशन में सांस लेने में तकलीफ होगी, तो इस हालत में भी आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए जब सांस लेने में तकलीफ होने लगे। तो डॉक्टर करते क्या है, तो डॉक्टर पहले तो आपको वो, क्योंकि पानी पी रहे हो और आपको उल्टी हो रही है बार बार, तो डॉक्टर पानी आपको पिलाएंगे नहीं,
उल्टे वो सिलाइन जो करते हैं, सिलाइन चढ़ा करके आपको पानी चढ़ा देंगे, उस पानी के माध्यम से ग्लूकोज चढ़ा देंगे ताकि एनर्जी लेवल मेंटेन रहे। ये काम करते हैं डॉक्टर। इसके अतिरिक्त अगर कंडीशन और खराब होते गए, ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है, मतलब बाहर से, मुंह से भी और बाहर से फीकल मैटर से भी या स्किन से भी, तो इस कंडीशन में डॉक्टर क्या करते हैं कि आपको प्लेटिलेट का इंजेक्शन देते हैं, मतलब प्लेटिलेट चढ़ाते हैं। जैसे किसी को खून की कमी होती है तो खून चढ़ाया जाता है, किसी को आरबीसी की कमी होती है तो आरबीसी चढ़ाया जाता है। बिल्कुल उसी तरह यहाँ आपको प्लेटिलेट की कमी थी तो आपको डॉक्टर प्लेटिलेट चढ़ाएंगे। तो ये इसके इलाज हो गए, ट्रीटमेंट हो गए। इसका कोई परफेक्ट दवाई तो नहीं है, लेकिन जिस तरह इलाज करते हैं वो मैंने आपको बता दिया। और हम लोग घर बैठे कैसे इसे ठीक कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं। और ये जो मैंने बकरी का मिल्क के बारे में बताया, तो ये आप ज्यादा डोज में नहीं लेंगे, क्योंकि ये तो अवेलेबल होगा ही नहीं, मिलेगा ही नहीं आपको, और मिलेगा भी तो कम डोज में ही लेना है, और 6 से 7 दिन तक जब तक फीवर रहेगी तभी तक लेना है, क्योंकि ये बहुत हाई एनर्जेटिक होता है, बहुत इसमें न्यूट्रिएंट, बहुत मिनरल्स ज्यादा होते हैं। तो ये कुछ हद तक आप हानिकारक भी हो सकता है अगर ज्यादा डोज में और ज्यादा दिनों तक लेंगे तो। 4 से 5 दिन जब तक फीवर आती है, 5 से 7 दिन मुश्किल से, या 10 दिन तक ले सकते हैं कम डोज में। तो ये सारे सिम्टम्स हो गए। अब हम ये सारे प्रॉब्लम्स हो गए, उपचार हो गए, दवाई हो गए, और अब हम बात करते हैं प्रिवेंशन, इसे कैसे रोके। तो चूंकि ये मच्छर काटने से फैलता है, इन्फेक्टेड इंसान को मच्छर काटा, फीमेल एडिज मतलब मैडम एडिज काटी, और मैडम एडिज के काटने के बाद कोई हेल्दी इंसान इससे प्रभावित होता है, तो हमें मच्छर को रोकना है। मच्छर को कैसे रोकेंगे? मच्छर को रोकने का एक सबसे बेहतरीन तरीका और सबसे बिना साइड इफेक्ट वाला तरीका है मच्छर का नेट लगाना। मॉस्किटो नेट लगाइए। मॉस्किटो नेट हर कपड़ा वाले दुकान के पास मिलेगा, वो नेट लगा के सोइए। हो सकता है हवा कम लगे, कंफर्टेबिलिटी आपकी घटेगी, मतलब आप जितना आराम से पंखा में सो सकते थे, एसी में सो सकते थे, अब नहीं सो सकते क्योंकि हवा कम आ रहा है। ये पंखा, एसी, ये मसहरी लगाने के बाद तो परेशानी आएगी, हवा कम आता है पंखा का, मॉस्किटो नेट लगाने के बाद। थोड़ा सा अभी अगर आप सेक्रीफाइस नहीं करेंगे, अगर डेंगू हो गया तो जितना कंफर्ट या कंफर्टेबल जीवन आज तक आप जिए थे सब पीछे होकर निकल जाएगा। ये चेतावनी है। आप अगर कोई सफर करता है तो आप उनसे पूछिएगा कितना परेशानी होता है इसमें। तो मॉस्किटो से बचना है, उसके लिए मॉस्किटो नेट सबसे बेहतर है। इसके अतिरिक्त ज्यादातर शहर में लोग ये लगाते हैं, गुड नाइट वाले या कुछ भी मॉस्किटो रिपेलेंट लगाते हैं, जिससे मच्छर भागता है दूर। जैसे अगरबत्ती होता है, वो मच्छर वाला अगरबत्ती होता है। इसके अतिरिक्त वो जो गुड नाइट होता है, गुड नाइट फास्ट कार्ड होता है, ये सारे। लेकिन इसमें परेशानी ये है कि जो केमिकल मच्छर को मार सकता है, जिसका जिंदगी ही कचरा के ढेरी में होता है, जो खाता है गंदगी खा के पलता है मच्छर, वो उसको अगर मार सकता है तो हम लोगों को क्यों नहीं मार सकता। ये जो जितना भी केमिकल जला के मच्छर भगाते हैं, ये तो हमें भी परेशान कर सकता है। क्योंकि हमारे बॉडी में लीवर होता है, लीवर ज्यादातर केमिकल को खत्म कर देता है, ड्रग्स को या ऐसा कोई बीमारी करने वाले कुछ खतरनाक केमिकल्स को खत्म कर देता है। लेकिन लीवर का भी लिमिट है, कुछ हद तक खत्म करता है, लेकिन कुछ हद तक वो केमिकल्स आपके सांस के जरिए, धुआं के जरिए, स्मेल, वो आपके बॉडी में स्टोर रहेगा, मतलब ज्यादा दिनों तक आपके बॉडी में वो जमा हो जाएगा, और बाद में आपको भारी परेशानी कर सकता है, लीवर कमजोर कर सकता है। तो ऐसे चीजों से बचे। तो परफेक्ट उपाय है मॉस्किटो नेट लगाइए। इसके अतिरिक्त कहीं पे भी अगर स्टैग्नेंट वाटर है, स्टैग्नेंट वाटर मतलब रुकी हुई पानी है, पानी कहीं पे भी ठहरा हुआ है, और उस पानी में क्योंकि ये फ्रेश वाटर में अंडा देने वाली है ना, तो ये फ्रेश वाटर में ब्रीडिंग करती है ये मच्छर, तो फ्रेश वाटर का आपको लगने नहीं देना है। कहीं पे भी बरसात होता है, मतलब बारिश में छत पे पानी लग जाती है, तो उस पानी को हटाना है, साफ करना है। ये काम कर सकते हैं। और एक गेम्बूसिया नाम का एक मछली, जिसका पिक्चर यहाँ पे है, गेम्बूसिया मछली को आप जरूर देखिएगा। अगर ये अमेजोन या कोई भी शॉपिंग ऐप पे मिले तो ये मछली को ऑर्डर कीजिएगा और आसपास के तालाब में, पोखर में से दे दीजिएगा। ये आपका मतलब एक सही समाज सेवा यही होगा कि आप पूरे सोसाइटी के लिए बेहतर कर रहे होंगे उस वक्त, जब आप ऐसा काम करेंगे कि गेम्बूसिया मछली कैसे भी उपलब्ध हो। गूगल पे देखिए, नेट पे ढूंढिए, और ज्यादातर ये शॉपिंग ऐप पे भी आपको मिल जाएगा। तो ये मछली ऑर्डर कीजिए और आसपास के तालाब में दे दीजिए। ये मछली क्या करेगा, ये मछली ढूंढ ढूंढ के मच्छर का लार्वा यानी अंडा को खाता है, ताकि मच्छर बढ़े ही नहीं, मच्छर का नंबर कंट्रोल करके रखता है। तो ये सारे तरीका है जिससे हम डेंगू से बच सकते हैं। और अब अंत में मैं आपको एक ऐसी बीमारी बताता हूं जो बिल्कुल डेंगू की तरह सिमिलर है, सारे सिम्टम्स इसी की तरह सिमिलर है, और इसे भी वही मच्छर, फीमेल एडिज मॉस्किटो ही इस बीमारी को भी फैलाता है। इसे कहते हैं चिकनगुनिया, जिसे वही मच्छर मतलब फीमेल एडिज मॉस्किटो ही चिकनगुनिया को फैलाता है। अब इसकी क्या खास बात है, इसके क्या क्या सिम्टम्स हैं? इसके सिम्टम्स और खासियत सब डेंगू वायरस से मिलेगा, मतलब जो सिम्टम्स उधर आ रहे थे वही सिम्टम्स इधर आएंगे। इसमें फीवर भी होगी, लेकिन एक सिम्टम्स ज्यादा होता है, जोड़ में जो दर्द करेगा, पूरे बोन में, आपके बोन में, हड्डी में दर्द करेगा, और हड्डी के जोड़ में, जॉइंट पे दुखेगा, तो ये दर्द बहुत ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा। और बुखार ठीक हो जाने के बाद, ये सारी परेशानी ठीक हो जाने के बाद भी ये दर्द बढ़ता ही रहेगा, मतलब ये दर्द 6 महीना
तक चल सकता है, 2 महीना से 6 महीना तक चल सकता है। हो सकता है आप कोई ऐसी ट्रीटमेंट ले जिससे ये सुधार हो जाए, दर्द पेन किलर कुछ ऐसा इफेक्टिव खाए, नहीं तो ये ज्यादा दिन तक चलता है, दर्द ज्यादा दिन तक चलता है। और ये चिकनगुनिया करने वाली जो वायरस होती है, चिकनगुनिया वायरस कहते हैं। जैसे डेंगू करने वाले को डेंगू वायरस कहते थे कॉमनली, उसी तरह चिकनगुनिया करने वाले वायरस को चिकनगुनिया वायरस कहते हैं। तो ये भी मच्छर के जरिए ही फैलता है। तो अंततः मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मच्छर से हमें कितने सारे बीमारियां फैलते हैं। जैसे मच्छर कोई खाना पे बैठता है, मच्छर मान लीजिए किसी गंदगी पे बैठा है, मच्छर या मक्खी किसी गंदगी पे बैठा है और गंदगी से बैठने के बाद हमारे खाना में आके बैठता है, तो डायरेक्ट तो मच्छर के अंदर नहीं गया वो बैक्टीरिया वायरस, लेकिन खाना में तो हमारे खाना में तो पहुंचा दिया। इसीलिए मच्छर मक्खी से कई सारी बीमारियां हो सकती है। कुछ उसके अंदर बॉडी के अंदर जाकर के बीमारियां हमारे अंदर आती है, जैसे डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, चिकनगुनिया हो गया। ये सब मच्छर के बॉडी के अंदर जाता है वायरस, बैक्टीरिया, और मल्टीप्लाई करता है, फिर हमारे तक आता है। लेकिन कुछ ऐसी बीमारियां हो गई जो मच्छर के पैर में लग के, क्योंकि वो गंदगी पे बैठता है तो उसके पैर में लग के हमारे खाना तक आ सकता है। जैसे कोलरा हो गया। इसके अतिरिक्त जैसे गंदा पानी पीने से कोलरा होता है तो वो भी मक्खी फैला सकता है। इसके अतिरिक्त और भी कई, जैसे एलिफेंटासिस, हाथी पांव आपने नाम सुना होगा, ये है हाथी पांव। तो इस पिक्चर को देखिए, किस तरह पैर इंसान का कितना बदसूरत हो जाता है, किस हालत में वो इंसान होता होगा, कितना कष्ट होता है। और हाथी पांव एक लाइलाज बीमारी है। हालांकि कुछ ऑपरेशन करके दवा खा के इसे कंट्रोल कर सकते हैं, तो इससे भी फीमेल कॉलेक्स मच्छर फैलाती है, मतलब फीमेल कॉलेक्स इसे फैलाती है हाथी पांव को। और मलेरिया को फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, और डेंगू को फीमेल एडिस, चिकनगुनिया को फीमेल एडिस। तो मच्छर से इतनी सारी बीमारियां हो सकती है। तो अब हमें यही कोशिश करना है कि मच्छर का ब्रीडिंग प्लेस, हर वो जगह जहां मच्छर अपना पॉपुलेशन बढ़ाता है उसे खत्म करें, उस जगह को खत्म करें। और कैसे खत्म करेंगे, तो कोई ऐसे पाउडर आते हैं डीडीटी, ये सारे पाउडर बिल्कुल मत दीजिएगा, क्योंकि वो मछली मतलब प्लांट के जरिए वो मछली में आता है और मछली खा के आप में आ जाएगा, और धीरे धीरे इंसान भी उसी तरह खत्म होने लगेगा, क्योंकि डीडीटी बहुत खतरनाक केमिकल्स होते हैं। तो इससे बेहतर है गेम्बूसिया मछली को खरीद के लाइए और उस पानी में दे दीजिए। गेम्बूसिया मछली ये है इसका पिक्चर। तो ठीक है, इस वीडियो में हम लोग यही इतना तक ही बात करेंगे। और कोई भी डाउट हो, कोई सजेशंस हो, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, क्योंकि कमेंट में लिखने से क्योंकि अभी तो हमारे पास समय है, हम हर कमेंट देखते हैं और कुछ आपका सुझाव होता है, कुछ नए बीमारियों के बारे में आप चर्चा करते हैं, तो हमें अच्छा लगता है और हम उस पर कोशिश करते हैं जल्द से जल्द वीडियो बनाए, ताकि हम भी जान सके, आप भी जान सके, और हम मेरे और आपके जरिए सभी लोग जान सके। क्योंकि जानकारी एक ऐसा तरीका है जिससे हम कोई भी बीमारी को, कोई परेशानी को खत्म कर सकते हैं हमेशा के।